आज हम अपने वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे गुप्तकालीन प्रशासन। इसके पहले हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा। अगर जो आपको वीडियो अ, ऐसे यूजफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखिए। गुप्त काल में साम्राज्य की सभी संपूर्ण सर्वोच्च शक्तियों का स्वामी कौन होता था? तो सम्राट होता था। गुप्त काल में कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलित थी? तो राजतंत्रात्मक थी। राजा को सलाह देने वाली मंत्री परिषद क्या कहलाती थी? तो अमात्य वर्ग। राजा को कौन सलाह देते थे? तो अमात्य वर्ग सलाह देता था राजा को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में स्थित थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में। राज्यसभा का उद्देश्य किस गुप्तकालीन अभिलेख में मिलता है जिसका सदस्य सभ्य कहे जाते थे? तो प्रयाग प्रशस्ति में। राज्यसभा का उद्देश्य किस गुप्त कालीन अभिलेख में मिलता है तथा जिसके सदस्य सभ्य कहे जाते थे? तो प्रयाग प्रशस्ति में। आगे देखते हैं। किस गुप्त कालीन ग्रंथ में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है? तो कालिदास के ग्रंथ तथा कामदंक की नीति पर नीतिसार। किस गुप्त कालीन ग्रंथ में मंत्रियों तथा अमात्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है? तो कामांदक नीतिसार में किया गया है। कात्यायन स्मृति के अनुसार अमात्यों की नियुक्ति किस जाति या वर्ण से होनी चाहिए? तो ब्राह्मण वर्ण से। गुप्त दरबार के नवरत्नों का संबंध किस शासक से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। आगे देखिए। प्राग स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस प्रकार के व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया? तो बंदी बनाकर मुक्त कर देना या ग्रहण मोक्षानुग्रह। गुप्त काल के प्रशासन में प्रथम कुलिक या पदाधिकारी से क्या तात्पर्य है? मुख्य शिल्पी। आगे देखिए। गुप्तकालीन केंद्रीय पदाधिकारी जो कुमारामात्य, ये युवराज कुमारामात्य के कार्यकाल को अधिकरण कहा जाता था। प्रतिहार सम्राट के अंतापुर का रक्षक होता था। राजमहल के रक्षकों का प्रधान था। महाबालाधिकृत, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी और महासेनापति होता था। संधि विग्राहक, युद्ध व शांति का मंत्री और विदेश मंत्री था। ये महादंडनायक, ये मुख्य न्यायाधीश एवं सैन्य अधिकारी था। महादंड पाशिक, ये पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक, ये धर्म, नैतिक तथा मंदिर प्रबंधन का प्रधान अधिकारी था। खाद्य पट्टाकिक, ये सम्राट के रंध नागार रसोईघर का अध्यक्ष होता था। महाक्षपटलिक, ये था आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। और रण भंडारिक कौन था? सैनिक सामग्री के प्रबंधन का प्रधान अधिकारी होता था ये। आगे देखते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंत्री, ये देखिए नाम और पद। ध्रुवभूति समुद्रगुप्त का खाद्य टपाकिक तथा महादंडनायक। हरिसेन ध्रुवभूति का पुत्र, समुद्रगुप्त और का कुमारामात्य संधि विग्राहक तथा महादंडनायक। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का कुमारामात्य और पृथ्वीसेन, ये शिखर स्वामी का पुत्र, कुमारगुप्त प्रथम का कुमारामात्य और महाबलाधिकृत। आगे देखिए। वीरसेन हरिसेन का पुत्र, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक और अम्रकार्दव, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। आगे देखते हैं हम प्रशासन। अब इसमें विकेंद्रीकृत में देखिए क्या है। ग्रामीण, फिर प्रांतीय और शहरी। गांव के प्रकार ग्राम, पल्ली, गुल्म। फिर प्रांतों के प्रकार में प्रांतीय में देश, राष्ट्र, भुक्ति। और परिषदों के प्रकार में शहरी परिषद, व्यापारिक संघों, व्यापारियों का संघ और मुख्य लेखक। आगे देखिए। इसमें नेतृत्व ग्राम अध्यक्ष या कुटुंबी, नेतृत्व में युवराज, गोप्ता, उपारिक। और इसमें नेतृत्व नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह और प्रथम कायस्थ। आगे देखिए प्रांतीय प्रशासन के बारे में। गुप्त काल में प्रांतों को अन्य किन नामों से जाना जाता? देश, अवनी, भुक्ति, राज्य। गुप्त काल में प्रमुख
प्रांत कौन से थे? तो सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, पश्चिमी मालवा, अवंती, पूर्वी मालवा, एरण, तीरभुक्ति, पांडुवर्धन और मगध। गुप्त काल में प्रांतों या भुक्ति के प्रशासक को क्या कहा जाता था? उपारिक या राज्यपाल एवं गुप्ता। गुप्त काल में प्रांतों भुक्ति के प्रशासक उपारिक राज्यपाल की कौन नियुक्ति करता था? तो सम्राट। गुप्त काल में सामंत समावर्ती प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता था? तो गुप्ता कहा जाता था। गुप्त काल में उपारिक राज्यपालों की नियुक्ति प्रायः कितने वर्षों के लिए की जाती थी? तो 5 वर्षों तक संभवतः। भुक्ति शब्द सर्वप्रथम किस गुप्तकालीन अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। गुप्त वंश के पतनोन्मुख के समय सर्वप्रथम कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो जूनागढ़ हुआ था। गुप्तकालीन प्रांतीय गवर्नरों और उपारिकों की नियुक्ति व उनके अधिकारों के संबंध में कौन से जानकारी के प्रमुख स्रोत उपलब्ध हैं? तो कौन कौन है? कुमारगुप्त प्रथम, विष्णुगुप्त के दामोदर ताम्रपत्रों व बुद्धगुप्त के एरण स्तंभ लेख। आगे देखिए, जिला तथा नगर प्रशासन के बारे में। गुप्त काल में भुक्ति प्रांतों का विभाजन किस प्रशासनिक इकाई के रूप में हुआ था? तो विषय या जिला। गुप्त काल के विषय या जिला के प्रधान प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? विषयपति और कुमारामात्य। गुप्त काल के विषय या जनपदों में कार्यालयों के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? पुस्तपाल कहा जाता था। विषयकालीन प्रशासनिक समितियों के सदस्यों को क्या कहा जाता था? विषय महत्तर। विषय जनपद समिति के सदस्य नगर श्रेष्ठी उधमपतियों का प्रमुख होता था। सार्थवाहक व्यवसायियों का प्रधान, प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी, प्रथम कैस्त, कारणिकों या लिपिकों का प्रधान होता था। गुप्त काल में नगर के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुरपाल कहा जाता था। गुप्त काल में विषय या जिला प्रशासन का मुख्य कार्यालय को क्या कहा जाता था? विषय अधिष्ठान अधिकरण। गुप्त काल में नगर में कर या टैक्स एकत्र करने का अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो द्रंगाकिक। गुप्त काल में धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था? अवस्थिक। अब आगे देखिए, गुप्तकालीन जिला विषय प्रशासन के उच्चाधिकारी। देखिए इसमें क्या है। पहले अधिकारी भंडाराधिकृत या भंडागार का अधिकारी होता था। दूरवाधिकरणिक ये भूमि व उपज संबंधी अधिकारी था। अच्छपाटलिक ये लेखागार अधिकारी था। शौल्किक ये शुल्क वसूल करने का अधिकारी था। गौलमिक वन अधिकारी था। शशायित्र ये आज्ञाओं के प्रारूप बनाने वाला अधिकारी था। दीवर या कारणिक ये लेखक और लिपिक था। आगे देखिए, कुलपुत्र अच्छपटल के कर्मचारियों के दुराचार पर रोक लगाना। अब आगे देखिए, गुप्तकालीन किस अभिलेख में ग्राम प्रशासन हेतु पंचमंडली का प्रयोग मिलता है? तो सांची अभिलेख में मिलता है। भारत के इतिहास या गुप्त वंश के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप को। गुप्त काल में गुप्तचर तथा पुलिस को क्रमशः किस नाम से जाना जाता था? दूत तथा भाट। गुप्त काल में चोर या रज्जू शब्द से क्या तात्पर्य है? पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग। आगे देखिए, गुप्त काल में विषय जनपद की छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो वीथी या ग्राम समूह। गुप्त काल में विषय या जनपद की छोटी इकाई क्या थी? तो वीथी या ग्राम समूह थी। गुप्त काल में ग्रामों के समूह को किस नाम से पुकारते थे? वीथी, स्थान, स्थली, पेट, पट्ट, पथक। ये ग्रामों के समूह को इन नामों से पुकारते थे। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? पंचमंडली या ग्राम जनपद या ग्राम पंचायत जिसे बोलते हैं। गुप्त काल में ग्राम के प्रशासन का संचालन कौन करता? तो ग्राम पंचायत करती थी। ग्राम प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से होते थे? उनके अधिकारी और उनके कार्य। अष्टकुलाधिकरण ये भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी होता था। महत्तर ग्राम पंचायतों के वृद्ध सदस्य, गांव या ग्राम का मुखिया, कुटुंबिन ये परिवारों के सदस्य, न्यायकरणिक ये थे खेतों के विवादों को निपटाने वाला। और कारणिक क्या था? यह था लेखक या लिपिक।
वलत्त कौशन ये ग्राम में राजा का प्रतिनिधि होता था। सीमा कर्मकार एक ग्राम व खेतों का सीमांकन करने वाला होता था। अष्टपट लिख ये भूमि संबंधी दस्तावेजों को संरक्षित रखने वाला था। आगे देखिए गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में देखते हैं। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था। गुप्तकालीन साम्राज्यों का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सम्राट। गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? महादंडनायक, दंडनायक और सर्वदंडनायक। गुप्तकालीन किन स्थलों से न्यायालय द्वारा जारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो नालंदा तथा वैशाली से। गुप्तकालीन नालंदा तथा वैशाली से प्राप्त मुद्राओं का किससे संबंधित अंकन किया था? तो न्यायाधिकरण, धर्माधिकरण और धर्म शासनाधिकरण। गुप्त काल में राजद्रोही या फैयान के अनुसार द्रोही को कौन सी सजा दी जाती थी? दाहिना हाथ काटना। गुप्त काल में राजद्रोही को कौन सी सजा दी जाती थी? फैयान ने बताया है कि उनका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। गुप्त काल में ग्रामों के न्याय के कार्य किसके द्वारा किया जाता था? ग्राम परिषद या ग्राम पंचायतें। सर्वप्रथम दीवानी तथा फौजदारी विवादों को अलग अलग कोटियां किस ग्रंथ में मिलता है? तो बृहस्पति स्मृति में मिलता है। गुप्तकालीन न्यायालय की श्रेणियां देखिए। शासित, इसमें क्या है? शासित राजा द्वारा शासित सर्वोच्च न्यायालय। प्रतिष्ठित न्याय स्थायी न्यायालय। अप्रतिष्ठित विशेष प्रयोजन हेतु स्थापित न्यायालय। मुद्रित या प्रण विवाद से संबंधित न्यायालय। आगे देखते हैं हम गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत कहलाता था। गुप्त काल में गज सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? महापीलुपति कहा जाता था गज सेना के प्रधान अधिकारी को। आगे देखिए गुप्त काल में अश्व सेना के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? भटाश्वपति। गुप्त काल में सैनिक सामानों की व्यवस्था करने वाले और रखने वाले प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? रणभंडारिक कहा जाता था। आगे देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित गुप्तकालीन प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे? शक्ति, प्रास, असी, परशु, शर, शंकु, तोमर, भिंदीपाल, नराज। आर्थिक जीवन देखिए गुप्तकाल क्या था? भूमि और राजस्व। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान दी जाने में भूमि को क्या कहा गया था? तो ब्रह्मोदय कहा गया। गुप्त काल में ब्राह्मणों, भिक्षुओं, विद्वानों तथा मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता था? तो न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में भूमि को क्या कहा गया है? उद्रंग और तथा भागकर कहा गया है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर समानता क्या थी? तो 1/6 थी। गुप्त काल में भूमि मापक इकाई थी निर्वर्तन। अर्घट्ट शब्द का क्या अर्थ है? सिंचाई साधन। गुप्तकालीन विभिन्न कर देख लिए। भूमि कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर था। भाग राजा की सुरक्षित उपज का 1/6 हिस्सा। भोग राजा को प्रजा द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले फल, पुष्प, ईंधन की भेंट। उपरिक कर ये अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। उद्रंग स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला। उदक या विदक भागम सिंचाई कर था। हिरण क्या था? हिरण था कृषि उत्पाद के बदले राजा द्वारा लिया जाने वाला धन। हलिक कर या हल दंड कार ये प्रति हल पर कर था। गुल्म क्या था? वन में उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला कर। मेय क्या था? अन्न के रूप में प्राप्त कर। विष्ठि क्या था? बेगार था। क्लिप्त तथा उपक्लिप्त ये बिक्री कर तथा क्रय कर। शुल्क नगरों में वसूल किया जाने वाला बिक्री कर। गुप्तकालीन भूमि के प्रकार देखिए। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु निवास करने योग्य भूमि, खिल बिना जुता हुआ खेत या कृषि योग्य प्रति भूमि, अपराहत बिना जोती हुई जंगली भूमि, अप्रदा बिना बंदोबस्त हुई भूमि, आदेव मात्रक क्या थी? तो कृत्रिम साधनों द्वारा की गई सिंचाई पर निर्भर भूमि, अधस्तंभ प्राकृतिक घास फूस आच्छादित निकृष्ट भूमि थी। की भूमियों की सूची दी गई। देखिए उर्वरा
उपजाऊ भूमि, ऊसर, बंजर और शुष्क भूमि, मरु मरुस्थलीय भूमि, अपराहत, बिना जोती, जंगली भूमि, सदवल या सुदल, घास युक्त भूमि, पंकिल, कीचड़ युक्त भूमि, जल प्रायानुपम, ये नीम युक्त या जल भाग के पास की भूमि, नमी युक्त या जल भाग के पास की भूमि थी ये जल प्रायानुपम। कच्छ क्या था? जल स्रोत के निकट जल जमाव की भूमि थी। आगे देखिए शर्करा, ये चूना पत्थर के टुकड़ों और कंकड़ों की युक्त भूमि थी। नदी नदीमात्रक, ये नदी के द्वारा सिंचित भूमि थी। शर्करा वती, यह बलुआही या रेतीली भूमि थी। देवमात्रक, यह वर्षा जल की सिंचित भूमि थी। देवमात्रक। आगे देखते हैं गुप्तकालीन भूमि मापक इकाई। एक पाटक, 5 कुल्यवाप और 1 कुल्यवाप, 8 द्रोणवाप और 1 द्रोणवाप, 4 आढ़वाप था। ये उच्चतम इकाई थी पहले पाटक, और ये मध्यम कुल्यवाल्य थी, और द्रोण ये निम्नतम इकाई थी। आगे देखिए गुप्तकालीन राजस्व से संबंधित अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, ये भूमि कर संग्रह करने वाले अधिकारी थे। न्यायाधिकरण, भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी था। महापक्ष पाटलिक, ये भूमि अभिलेखों को सुरक्षित कर रखने वाला अधिकारी था। क्षेत्र आकार, भूमि मापन करने वाला अधिकारी था। पुस्तपाल या विषयपति, भूमि विक्रय से पहले अनुमति से संबंधित अधिकारी था। आगे देखिए शौलिक, ये सीमा शुल्क विभाग का अधीक्षक था। आगे देखिए गुप्तकालीन राजकीय भूमि अनुदान। अग्रहार, शैक्षिक और धार्मिक उद्देश्य हेतु कर रहित भूखंड। ब्रह्मोदय, ब्राह्मणों को भरण पोषण प्रदत्त कर रहित भूमि थी ये क्षेत्र। श्रोत्रीय ब्राह्मण, ये धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में मग्न व्यक्तियों को प्रदत्त भूमि थी। समुदाय बाह्य, ये सामुदायिक कार्यों को प्रदत्त भूमि थी। आगे देखते हैं सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सुनिश्चित राजकीय आदेशों के आधार पर बसाई गई ब्राह्मणों बस्तियों की सूचना मिलती है? तो अर्थशास्त्र में मिलती है। राजकीय भूमि अनुदान से संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? तो सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम का रानी नागनिका का नागघाट अभिलेख। राजकीय भूमि अनुदान से संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका का नागघाट अभिलेख था ये। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रजा से थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करें, यह कथन किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो कामंदकीय नीति सार में। कृषि और उद्योग देख लेते हैं। गुप्तकालीन कवि कालिदास ने किस राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा भाग माना है? तो कृषि और पशुपालन। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में लोहे से बने हल के फाल के लिए 5 नाम दिए गए हैं? तो अमरकोश में दिए गए हैं। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में वर्ष में 3 फसलों का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये बृहत संहिता में मिलता है। गुप्त काल में पौधों पर हमें कलम बांधने की प्राचीनतम साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो बृहत संहिता में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित गुप्तकालीन सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण है सुदर्शन झील। गुप्तकालीन प्रमुख फसलें कौन सी थी? धान, गेहूं, जौ, गन्ना, जूट, तिलहन, कपास, बाजरा, मसाले, धूप, नील, सरसों इत्यादि थे। आगे देखते हैं गुप्तकालीन प्रमुख फलोत्पादन कौन कौन से थे? कटहल, केला, जामुन, अनार, अंगूर। गुप्तकाल में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन से थे? तालाब, बांध, नहर, कुआं, राहट, नदियां आदि। अधिकांशतः कृषि वर्षा जल पर निर्भर थी। गुप्तकाल में उद्योग धंधों का संचालन कौन सी संस्था करती थी? तो ये करती थी श्रेणियां। गुप्तकालीन व्यापारियों की समिति को क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। गुप्तकाल में व्यापारी समूह को प्रधान को क्या कहा जाता था? सार्तवाह कहा जाता था। आगे देखते हैं गुप्तकालीन किस स्थल से मोहरों की श्रेणियों का अस्तित्व का बोध होता है? वैशाली, बिहार। गुप्तकाल में व्यापारिक श्रेणियों का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्तकाल में सर्व प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो कपड़े का निर्माण करना। गुप्तकालीन किस प्रमुख व्यापारिक नगर की श्रेणियां अपने सिक्के जारी करती थी? तक्षशिला, विदिशा और कौशाम्बी। गुप्तकालीन प्रमुख नगर देख लीजिए कौन कौन से हैं? भड़ौच,
उज्जैनी, प्रयाग, विदिशा, प्रतिष्ठान, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिच्छत्र, तक्षशिला और साकेत ये गुप्तकालीन प्रमुख नगर रहे। आगे देखते हैं। धातुकला थी, मूर्तिकारी, चित्रकारी, शिल्पकारी, वस्त्र निर्माण, वन द्रव्य, जहाज निर्माण, कृषि कार्य, चर्म उद्योग, काष्ठ उद्योग, पशुपालन, खनन, मिट्टी के बर्तन निर्माण ये प्रमुख उद्योग धंधे थे। अब देखिए गुप्तकालीन निर्यातित वस्तुओं की सूची। गुप्त काल में निर्यातित वस्तुओं की सूची। निर्यातित वस्तुएं कौन कौन सी थी? देखिए कपड़े, सूती, रेशम, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत की वस्तुएं, गरम मसाले, नारियल, सुगंधित द्रव्य, चंदन, नील और दवाएं और औषधि। गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो भड़ौच गुजरात और ताम्रलिप्ति बंगाल में था। गुप्त काल के किन देशों से भारत के व्यापारिक संबंध था? तो रोम यूरोप में, जावा दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा मलेशिया, चीन श्रीलंका से। गुप्तकालीन पट्टवाय श्रेणी किस से संबंधित था? तो वस्त्र व्यापार से। गुप्तकालीन किस अभिलेख में नगरीय जीवन का जीवंत वर्णन मिलता है? तो कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख से। आगे देखिए गुप्तकालीन किस ग्रंथ में नागरिक जीवन शैली का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो वात्स्यायन कृत कामसूत्र में। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में किस ग्रंथ में पुहार तथा मैदुरै के नगरीय बाजारों का वर्णन मिलता है? शिल्पाधिकारम में। गुप्तकालीन किस दक्षिण भारतीय स्थल से रोमन सम्राट ओरकोडियस और अनास्टोसियस तथा जस्टेनियन के रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अरिकामेडू से। गुप्तकाल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्तकाल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में भारत में सर्वाधिक व्यापार संपर्क किन क्षेत्रों के साथ था? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ में था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में भारत में आयात की एक प्रमुख मद क्या थी? तो घोड़े थे। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस संघ का उल्लेख मिलता है? तो पट्टवाय या तंतुवाय श्रेणी का। प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो नाना देशी कहा जाता था। आगे देखते हैं। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? रेशमी सूत या पट वस्त्र में। मध्य एशिया के साथ व्यापार बंद हो जाने के पश्चात भारतीय व्यापारियों द्वारा व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त केंद्रित स्थान कौन सा था? तो दक्षिण पूर्व एशिया। गुप्त युग में पैठन या प्रतिष्ठान की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो व्यापारिक मंडी था। गुप्तकालीन मुद्राएं। प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस राजवंश ने जारी की थी? तो गुप्त राजवंश ने जारी की थी। गुप्त शासकों ने किन धातुओं की मुद्राएं जारी करी थी? तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल, सीसा। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। आरंभिक गुप्त अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। दिनार किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:16 था। गुप्त भारत में दिनार मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। चीनी यात्री फयान के अनुसार गुप्त काल में साधारणतः लोग क्रय विक्रय में किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे? कौड़ियों का। गुप्त काल में रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? रूपक या रुपया। गुप्त काल में चांदी या ताम्र मिश्रित मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दरब कहा जाता था। किस गुप्त काल में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलवाए थे? तो कुमारगुप्त प्रथम ने 14 प्रकार के। गुप्तों की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी थी? तो दिनार या स्वर्ण मुद्रा। गुप्तकालीन सिक्कों का अक्षय भंडार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बयाना से। गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठी या कुलीन निगम से क्या तात्पर्य है? साहूकारों एवं शिल्पियों का निगम। गंधियों द्वारा सिक्के चलाए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कौशाम्बी से प्राप्त होता है। कहाँ से? कौशाम्बी से। गंधिकों द्वारा सिक्के चलाए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कौशाम्बी से। समाज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमारे वीडियो से जुड़ने रहने को चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।